अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अजीम भट्टी। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? होप सो आपने पिछली मेरी वीडियो ज़रूर देखी होगी जिसमें हमने किर्गिस्तान के स्टूडेंट्स के बारे में बात की और ईरान में जो उनके प्रेसिडेंट का एयरप्लेन गिरा उसके बारे में बात हुई। तो आज हम उस हेलीकॉप्टर के थोड़ी सी बात करेंगे कि वो हेलीकॉप्टर किस किस्म का था, क्या हुआ उस हेलीकॉप्टर और वो किस नौयत का था और कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। फिर हम एक और बात करेंगे साउथ अफ्रीका के इलेक्शंस पे, जनरल इलेक्शंस पे जो 29 मई 2024 को हो रहे हैं। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर हमने आज डिस्कस करना है जो सऊदी अरब में हुआ, इवेंट हुआ सऊदी अरब में, फर्स्ट स्विम सूट फैशन शो। और क्या हुआ, एक बिल्ली को डॉक्टरेट की डिग्री दे दी गई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की जानिब से। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो आज हुई वो फ़लस्तीन को मान लिया गया एज अ स्टेट फ्रॉम नॉर्वे, ईरान और स्पेन। तो हम बात शुरू करते हैं जिस तरह जहां से पिछली बात ख़त्म हुई थी वो ये थी कि जी हेलीकॉप्टर तबाह हुआ। हेलीकॉप्टर क्या था? वो था जी बेल 212 मॉडल। और वो बना कौन रहा था? टेक्सट्रॉन इनकॉर्पोरेशन, जो मिलिट्री के लिए बने, कैनेडियन और यूएस मिलिट्री के लिए। फिर ईरान ने बहुत ज़्यादा खरीदे, जापान, थाईलैंड और बहुत से ऐसे मुल्कों ने उसको इस्तेमाल करने की तरफ गए। वो लोग वो हेलीकॉप्टर्स लोगों को कैरी करते थे, फायर फाइटिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुए, फिर वो कार्गो के लिए इस्तेमाल हुए, वो वेपन करियर के लिए भी इस्तेमाल होते रहे। और ये हेलीकॉप्टर ऑलमोस्ट 40 से 50 साल पुराना हेलीकॉप्टर था जो प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी जिसमें सफ़र कर रहे थे, उसमें ऑलमोस्ट 15 लोग बैठ सकते थे। इब्राहिम रईसी का जो हेलीकॉप्टर था वो बार बार ईरान में ही री इंजीनियरिंग के तौर पे उसको ठीक किया गया। क्यों? क्योंकि यूएस के साथ उनके कोई मामलात अच्छे नहीं है, ये हम सब जानते हैं। तो ईरान ने अपने टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा तरक्की की और खुद ही अपने बलबोते पे हेलीकॉप्टर्स और इन चीज़ों को अपडेट करना शुरू कर दिया। तो जो उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल थे और जो चीज़ें थी उन्हीं के थ्रू उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर्स को अच्छा किया। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात कि यही हेलीकॉप्टर का मॉडल बेल 212 क्रैश किया रिसेंटली सितंबर 2023 में यूएई के अंदर। फिर अगर हमें एक और ईरानियन क्रैश की ही बात करें तो 2018 में भी 4 लोग इसी मॉडल के हेलीकॉप्टर में मारे गए। तो इस तरह से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मॉडल को बहुत अच्छा मॉडल अब नहीं कंसिडर किया जाता ऑन दिस लेवल ऑफ यूज़ कि प्रेसिडेंट लेवल के लोग इसको इस्तेमाल करें। लेकिन ईरान अपने रिसोर्सेज के मुताबिक ही ये कर सकता था। तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ईरान इन चीज़ों को किस तरह से अपडेट कर सकता है, अपने प्रेसिडेंट्स को, अपने इन हाई प्रोफाइल लोगों को, वीआईपी लोगों को या इंटरनेशनल डेलीगेशंस को किस तरह से सिक्योर कर सकता है और किस तरह से वो अपनी आमदोरफ्त को बेहतर बना सकता है। तो हम तो उम्मीद करते हैं कि ईरान जो है वो एक अच्छे मुल्क के तौर पे जो है वो करे। जैसे पाकिस्तानी डेलीगेशन अभी इब्राहिम रईसी की आखिरी रसूमात को अटेंड करने गया और उनकी बरियल जो है, उनका जो सेरेमनी होगी वो सारा कुछ होगा, उसमें काफ़ी मुल्क जो है वो शामिल हो रहे हैं, इस्लामिक मुल्क शामिल हो रहे हैं। उनको बहुत अफसोस है, जैसे हमें भी ऑब्वियसली है। वो इस्लामिक लीडर्स एक अच्छे मुल्क के तौर पे वो अपने किरदार अदा करना चाह रहे थे। अब 50 डेज के अंदर नए प्रेसिडेंट का ऐलान होगा, फिर देखें कि ईरान किस तरह से दोबारा से अपने इन मामलात को देखेगा। अभी उनके कायम मकाम प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं और वहाँ पे सोग है। एक दिन पाकिस्तान ने भी सोग मनाया। और इसी इसना में दुनिया में और क्या हो रहा है, और साउथ अफ्रीका में एक इलेक्शन हो रहा है जो कि 7th डेमोक्रेटिक जनरल इलेक्शन है। वहाँ के अपार्थाइड 1994 जो नेल्सन मंडेला के दौर में हुआ, जिनको हम सब जानते हैं, जो डेमोक्रेसी के बहुत बड़े अलमबरदार जाने जाते हैं पूरी दुनिया में। तो साउथ अफ्रीका में 29 मई 2024 को इलेक्शन हो रहा है जिसमें दोबारा से वही अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो 30 साल से ऑलमोस्ट इन पावर है, जिनके प्रेसिडेंट हैं इस टाइम साउथ अफ्रीका के सिरिल रामाफोसा, और उन्होंने अपने जो पुराने प्रेसिडेंट थे जैकब जुमा, उनको उनके ऊपर करप्शन के इल्जामात और डिफरेंट एलिगेशंस के तौर पे उनको
इलेक्शन में लड़ने से मना कर दिया गया है। उनकी इंटरनल एजेंसीज ने या उनके इंटरनल जो उनके इदारे हैं उन्होंने उनको रोक दिया है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान किया जैकब जुमा ने, जो कि है एमके पार्टी, और वहां पे डेमोक्रेटिक अलायंस एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है जो कि जॉन स्टेनहुसन के उस सदारत में चल रहा है। वो क्या कहते हैं कि हम गुड गवर्नेंस लाएंगे, एंटी करप्शन मेजर्स करेंगे, लिबराइज करेंगे और हम 2 मिलियन न्यू जॉब्स का ऐलान करेंगे। फिर हम क्राइम के खिलाफ बात करेंगे, फिर प्राइवेटाइजेशन की बात होगी और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आएंगे। और इसी तरह एक और पार्टी वहां पे है इकोनॉमिक फ्रीडम फाइटर्स, वो इकोनॉमी की तरफ जाते हैं। वो 3rd लार्जेस्ट स्टेक होल्डर्स हैं पार्लियामेंट में इस टाइम। साउथ अफ्रीका की पार्लियामेंट में 3rd लार्जेस्ट स्टेक होल्डर्स हैं EFF, जो कि रेडिकल इकोनॉमिक सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं, जो इनइक्वालिटी और अनएम्प्लॉयमेंट को बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं उसके ऊपर कि वो इस चीजों को कवर कर सकें, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है साउथ अफ्रीका का। 32% अनएम्प्लॉयमेंट रेट आया अभी लास्ट ईयर उनके साउथ अफ्रीका के अपने इदारों के मुताबिक। वो मैंने EFF का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट जो उन्होंने पॉइंट लिया अपने इलेक्शंस में लोगों को अपनी तरफ करने के लिए, वो ये लिया कि हम लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब लैंड रिफॉर्म्स के साथ उन्होंने लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन जो की करने का फैसला किया है, वो एक बहुत बड़ा किरदार होगा। अगर वो इसमें कामयाब हो गए तो उसमें क्या होगा, पावर और वेल्थ, उसमें बहुत अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन आ सकती है कि अगर पावरफुल लोगों के पास ही सिर्फ लैंड रहेगी तो वो तो जो अनप्रिविलेज्ड लोग हैं उन लोगों पे वो हुक्मरानी करते रहेंगे। तो वेल्थ और पावर की डिस्ट्रीब्यूशन इस इलेक्शंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। और नेशनलाइजेशन की तरफ भी बात करते हैं वो कि हम नेशनलाइज कर देंगे। वहां साउथ अफ्रीका एक माइंस का भरपूर मुल्क है, माइंस और बैंक्स। EFF कहता है कि हम माइंस और बैंक्स को नेशनलाइज करेंगे। तो कोई पार्टी कह रही है हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएंगे, कोई कह रहा है हम नेशनलाइजेशन की तरफ जाएंगे, कोई कह रहा है हम क्योंकि प्रॉब्लम्स तो वही हैं सारे, तो जो प्रॉब्लम्स तो वही हैं सारे, जो क्या क्या हैं, अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं। तो ANC जो है वो क्या बात कर रही है कि जी हम जो है ज्यादा जॉब्स देंगे, और इसी के मुताबिक DA बात कर रही है डेमोक्रेटिक अलायंस की, एम्फेसाइज कर रही है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जरूरत है। सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करने की जरूरत नहीं है, रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग। तो उसके बाद करप्शन का इशू, गवर्नेंस का इशू, इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, EFF जो है वो एडवोकेट कर रही है इसमें रेडिकल इकोनॉमिक चेंजेस बात कर रही है कि जी रेडिकल इकोनॉमिक चेंजेस लाओ, इकोनॉमी को अगर बेहतर करना है तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करो और नेशनलाइजेशन कर दो इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए। तो EFF के पास काफी अच्छा एजेंडा है, लेकिन फिर भी इन सब चीजों को लेके भी ANC ही हो सकता है एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाए, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। इसके साथ साथ वहां पे एनर्जी क्राइसिस और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स वहां पे हैं, लैंड रिफॉर्म्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, क्राइम एंड सेफ्टी। साउथ अफ्रीका के बारे में, क्राइम के बारे में तो हम जानते हैं, क्राइम वहां पे बहुत ज्यादा है, क्राइम और सेफ्टी का बड़ा मसला है। तो डेमोक्रेटिक अलायंस ने इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस किया हुआ है कि हम जो है वहां की पुलिसिंग बेहतर करेंगे, वहां की हम कम्युनिटी इंगेजमेंट के थ्रू हम उनको क्रिमिनल्स को खत्म करने की कोशिश करेंगे। और क्या है, अगला प्रॉब्लम है सोशल कोहेशन एंड नेशन बिल्डिंग। जिस तरह भी होता है, जैसे डिफरेंट मुल्कों में होता है कि सोशल नॉर्म्स की बेसिस पे, एरिया के कल्चर की बेसिस पे हम डिवाइड हो जाते हैं, इसी तरह साउथ अफ्रीका भी डिवाइड हुआ है। तो इस तरह ही पॉलिटिकली पावर्स अपने आप को पावर में लाती भी हैं और पावर से जाती भी हैं। डिवाइड एंड रूल वाला रूल जिस तरह से ही ये किया जा रहा है। तो अब डिपेंड करता है सबसे ज्यादा इन इलेक्शंस का कि वोटर टर्नओवर कैसा रहेगा। अब वोटर टर्नओवर में हम सबसे ज्यादा देखेंगे कि यूथ किधर जाती है। आपको पता है दुनिया में इस टाइम यूथ की परसेंटेज बहुत ज्यादा है, जो यूथ कहती है वही पॉलिटिकल पार्टी जीत जाती है, जिसकी तरफ यूथ होती है। और यूथ को चाहिए क्या, यूथ को साउथ अफ्रीका में क्या चाहिए,
यही देखना पड़ेगा। और वो क्या क्या चाहिए? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, अफोर्डेबल हाउसिंग चाहिए, हेल्थ केयर एसेस चाहिए, फिर उसके बाद क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी। वो जिस तरह दुनिया में हमें क्लाइमेट चेंज के अगर हम चीज़ों पे नहीं फोकस करेंगे तो ना हम एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर सकते हैं, ना हम अपने जो वबाई अमराज होते हैं उनसे हम नहीं लड़ सकते। फिर कई ऐसे मसाइल जो क्लाइमेट के साथ होते हैं। फिर सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी भी चाहिए उन्हें। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, यूथ को टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में बहुत ज़्यादा जो है वो चाहिए कि ताकि उनके लिए इंस्टीट्यूट्स बने और वो एंटरप्रेन्योर्स बन सकें, वो टेक्नोलॉजी में अपना किरदार अदा कर सकें, पूरी दुनिया में वो इन सब चीज़ों के थ्रू जो है वो अपना किरदार अदा करके अपने आप को मनवा सकते हैं। साउथ अफ्रीका की यूथ भी को पीछे तो नहीं है, वो भी यूथ है और बहुत जबरदस्त उनके लोग हैं जो नेल्सन मंडेला के लोग हैं। नेल्सन मंडेला दुनिया में जाना गया एक इंसान जिसने बहुत साल कैद में गुजारी और अपने आप को फिर डेमोक्रेसी के लिए और फिर अपने लोगों के लिए वो खड़ा हुआ और उसने क्या कुछ नहीं किया दुनिया में। फिर यूथ पार्टिसिपेशन एंड रिप्रेजेंटेशन, फिर से यूथ को अपनी पार्टिसिपेशन चाहिए। जिस तरह से अभी पूरी दुनिया में क्या किया जा रहा है वही कि जी सिर्फ जो पॉलिटिक्स है बूढ़े लोगों का काम नहीं है, यूथ को भी पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा। तो साउथ अफ्रीका में भी यही प्रॉब्लम सबसे बड़ा है। तो देखते हैं ANC, DA, MK या EFF कौन सी पार्टी बाजी ले जाती है। ज्यादातर चांसेस यही हैं कि कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी और ANC उसको बनाएगी। तो अगर वोटर टर्नओवर की बात की जाए तो 1994 में इलेक्शन हुआ, उसमें 86% था, 99 में 88% था, 2004 में, 2019, 14, 9 और 2019 और 2021 इन सब में अराउंड 70% टर्नओवर रहा साउथ अफ्रीका के गवर्नमेंट के इलेक्शंस में। लेकिन लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन जो 2021 में हुआ उसमें टर्नओवर सिर्फ 45.86 था। तो स्टेडी डिक्लाइन हो रहा है, 94 के बाद से हमेशा से टर्नओवर डिक्लाइन हुआ। तो जितना टर्नओवर साउथ अफ्रीका में बढ़ेगा, यूथ का टर्नओवर बढ़ेगा और लोग वोट देने जाएंगे, उतना ही ज्यादा मैटर करेगा कि कौन सी पार्टी जीतती है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 29 मई 2024 को जो इलेक्शन होगा उसमें साउथ अफ्रीका की बेटरमेंट के लिए जो भी गवर्नमेंट आएगी वो उनके मफादात के लिए पूरा काम करे और साउथ अफ्रीका एक डेवलप्ड मुल्क के तौर पे दुनिया को अपना आप दिखाए। फिर हमने बात की कि जिस एक और बात जो बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी अजीब, सऊदी अरब में सबसे पहला स्विम सूट फैशन शो। बात है सारी इकोनॉमी की, बात है सारी हिस्टोरिक मूवमेंट्स की। सऊदी अरेबिया में जब से क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिनका एक मेगा प्रोजेक्ट है सेंट्रल टू सऊदी अरेबिया विजन 2030, उसके अकॉर्डिंग, उसके इन लाइन जो उन्होंने स्विम सूट वहां पे फैशन शो किया, वहां पे रेड सी ग्लोबल मेगा प्रोजेक्ट था और उसमें रिफॉर्म्स आए। जिस तरह सऊदीया में हम सबको पता है कि अभी तकरीबन 10 साल पहले तक वहां पे अबाया के बगैर कोई औरत बाहर नहीं निकल सकती थी। अब वहां पे ड्राइविंग लाइसेंस भी दिया जा रहा है औरतों को, औरतें अकेले अब वहां पे ट्रैवल कर सकती हैं। फिर वहां पे जो एक जमाना था जब वहां पे प्रेयर टाइम्स, मतलब नमाज के टाइम मॉल्स में भी वहां पे सख्ती होती थी, बंद हो जाते थे, सब मॉल्स बंद हो जाते थे नमाज के टाइम पे। लेकिन अब वहां पे दोबारा से सिनेमाज भी खुल गए। अब वहां पे दोबारा से जेंडर मिक्स्ड, मतलब मिक्स्ड जेंडर कॉन्सर्ट्स भी हुए। हम सब ने ये न्यूज़ देखी कि जो सऊदी अरब एक क्लरिकल पुलिसिंग थी, जहां पे रिलीजियस पुलिसिंग थी, वो उसका किरदार बहुत ज़्यादा पीछे जाना शुरू हो गया और वो एक इकोनॉमी के जंग में आ गए कि जी हम इकोनॉमिकली पीछे ना रह जाएं। अगर हम फैशन इंडस्ट्री को देखें तो 2022 में सिर्फ सऊदी अरेबिया में 12.5 बिलियन डॉलर्स का फैशन इंडस्ट्री के अंदर काम हुआ और जो कि 1.4% उनका टोटल GDP है।
1.4% जीडीपी फैशन इंडस्ट्री का रिलेटेड है सऊदी अरेबिया का, और जिसके साथ 2,30,000 लोग उनके एम्प्लॉयड हैं सऊदी अरब के। तो वो ऑब्वियसली फैशन को तो पीछे नहीं छोड़ सकते, इसलिए उन्होंने वहां पे स्विम सूट का फैशन शो अलाउ किया और करवाया। अब ये सही था, गलत था, इस्लामिक तौर पे तो ये कोई अच्छा फैसला नहीं था, लेकिन आप क्या कहते हैं, क्या कल्चरली, सोशली, इकोनॉमिकली क्या सऊदी अरब के लिए ये जरूरी था? आप जरूर कमेंट में बताइएगा कि ये बात किस तरह से आपने इसको परसीव किया। एक और खबर जो हमने कहा कि जी बिल्ली को डॉक्टरेट की डिग्री दे दी गई। बिल्ली को कहां पे मिली? वर्मंट यूनिवर्सिटी। डो की बिल्ली मैक्स, जिसने वर्मंट स्टेट यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की ऑनरेरी डिग्री हासिल कर ली। किस तरह? क्योंकि वो कैसल्टन कैंपस के करीब रहती थी और वहां पे सारे जो स्टूडेंट्स हैं उसके साथ बहुत प्यार करते थे, उसके साथ सेल्फीज खींचते थे, उसको अपने टूर्स पे लेके जाते थे। और बिल्ली बहुत बहादुर थी, बिल्ली ने इधर उधर जाना और वो सब कुछ बहुत सोशल उसके साथ किया। तो वो यूनिवर्सिटी के नाम के साथ उस बिल्ली का बहुत ज़्यादा किरदार जुड़ गया। मैक्स उस बिल्ली का नाम था और उस पर फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे वो बिल्ली बहुत मशहूर हो गई, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया कि इसको ऑनरेरी डिग्री दी जाए। लेकिन उन्होंने ऑनरेरी डिग्री देने के लिए उसको कोई अपने इवेंट में इनवाइट नहीं किया, लेकिन उसके ओनर को, डो जो उसकी मां कहलाती है बिल्ली की, उसको डिग्री दी। और ये खबर कैसी थी ये भी आप बताइएगा। क्या ह्यूमंस की एजुकेशन पूरी हो गई? क्या डॉक्टरेट की डिग्री बिल्ली को दे के इसका फायदा होगा, नुकसान होगा? क्या माशरे पे इसका इफेक्ट होगा? इसके बारे में भी जरूर अपनी राय दीजिएगा। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर जिसके बारे में भी हम बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी ये खबर इवॉल्व हो रही है कि नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड, इन तीनों मुल्कों ने भी फ़लस्तीन को एक्सेप्ट कर लिया। दुनिया के टोटल 173 ममालिक में से अब 143 स्टेट्स ने फ़लस्तीन को मान लिया, पैलेस्टाइन को मान लिया, जबकि बाकी चंद ममालिक रह गए। और इन सब ममालिक ने कहा कि फ़लस्तीन को अलहदा स्टेट का एक किरदार दिया जाए। और इसके अगेंस्ट इसराइल ने क्या कहा कि उन्होंने कहा अगर यूरोपियन कंट्रीज भी यही काम करेंगे तो वो एक्सट्रीमिज्म को फ्यूल दे रहे हैं, जिससे इंस्टेबिलिटी फैलेगी। आप इस पे क्या कहते हैं कि फ़लस्तीन को एक स्टेट मानना, क्या उससे इंस्टेबिलिटी फैलेगी या स्टेबिलिटी फैलेगी? क्या फ़लस्तीन और इसराइल का मैटर रिजॉल्व होना चाहिए? किस तरह रिजॉल्व होना चाहिए? आज के लिए इतना ही। बाकी खबरें और बाकी चीज़ों के लिए स्टे ट्यून्ड विद जानू। थैंक यू।